आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 2 का एक पार्ट तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अभी दूसरा पार्ट जल। जल जल ही क्या है? जीवन है। आज हम पढ़ने वाले हैं जल के बारे में। तो जल क्या है? जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। पृष्ठभूमि की 3/4 भाग जल से ढका हुआ, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब पहले वर्ष जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागरों पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे जंतुएं मदद करते हैं। क्या बोल रहा है कि जल जो है वो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिसको आसानी से फिर से लाया जा सकता है और लगभग पृथ्वी की 3/4 भाग में हमारा क्या है? जल ही है। इसलिए पृथ्वी को जलग्रह, नीला ग्रह भी कहा जाता है। और 3.5 अरब वर्ष से पहले से ही हमारे जो महासागरों से ही जीवन क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। आज भी महासागर पृथ्वी की 2/3 भागों को क्या क्या हुआ? ढका हुआ है और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। महासागर के जल में इतना नमक है कि वो जल हम लोग उपयुक्त नहीं है। वो हम लोग उससे हम लोग नहीं पी पाते या फिर अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर पाते। अलवणीय जल केवल 2.7% ही है। यानी कि जो अलवण जल है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, अलवण जल का कितना प्रतिशत है? तो 2.7%। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, जिसमें भी 2.7% हमारे जल के उपयोग के लिए यानी कि अलवण है, बिना नमक का जल है। उसमें भी 70% जल किस रूप में है? बर्फ के रूप में है। कहाँ? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य से पहुँच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल ही उपलब्ध है। क्या बोल रहा है कि ऐसी परिस्थिति में ये जल है जो कि बर्फ के रूप में है, जिसे हम उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। और केवल 1%, कितना प्रतिशत? 1% जल उपलब्ध है, वो मानव भोग के लिए उपयुक्त है। यह भीम जल नदियाँ, झीलों, पृष्ठों के जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो 1% जल है वो कैसे पाया जाता है? यह भीम जल, नदी, झील, ये सारे जल क्या है? अलवणीय जल हैं। यहाँ पर एक देखिए क्वेश्चन बनता है कि एक टपकता नल, अगर हमका नल का पानी खराब है, नल खराब है या फिर बूंद टपकते रहता है, तो ये एक वर्ष में लगभग 1200 लीटर जल क्या करेगा? व्यर्थ कर देगा। इसलिए अगर आपके घर में कोई नल है जिससे पानी टपकता है तो उसे बंद करके रखना चाहिए। पहले हमारे घर में बोला जाता था कि दादी नानी लोग बोलती थी कि ऐसे नल टपकना अच्छी बात नहीं होता, अशुभ माना जाता था। वो एक तरीका था, लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न भी, इसका एक रीज़न भी था कि अगर इस तरह से नल टपकते रहेंगे तो वो क्या होगा? पानी की बर्बादी होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हम औसतन एक दिन में कितना जल उपयोग करते हैं। 150 लीटर हम औसतन एक दिन में एक व्यक्ति जल को खर्च कर देता है, जिसमें पीने के लिए हम लगभग 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4, नहाने के लिए 20, शौचालय या फ्लशिंग वगैरह के लिए 40, वस्त्र धोने, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए 40, बर्तन धोने के लिए 20 और बागवानी के लिए 23। लगभग एक व्यक्ति देखिए तो एक दिन में 150 लीटर पानी का उपयोग करता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी के सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। इसलिए बिना नमक वाला पानी पृथ्वी के लिए एक क्या है? एक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल को ना बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता। पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है उसे ना तो हम बढ़ा सकते हैं और ना ही उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। वो स्थिर है, विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षा व प्रक्रियाओं द्वारा महासागर वायु और पुनः महासागरों जकरण द्वारा निरंतर गतिशील होते रहता है। ये जो पानी जल है वो क्या करता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो क्या करता है? ये हमारे जल को
वाष्प के रूप में वाष्प के रूप में बादल बन जाते हैं। फिर वही जल बादल बरस जाते हैं, जिससे महासागर, नदी वगैरह, तालाब वगैरह जो गर्मी के दिन में सूख जाते हैं, बाढ़ जाड़े के दिन में भर जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। जो पृथ्वी पर पानी, महासागर, नदी, तालाब जो भी जल है वो सूख के वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और ऊपर से फिर वाष्प में बादल बन जाते हैं और बादल बन करके फिर नीचे आते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग जल चक्र के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य जल को बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और कपड़े धुलाई में करता, वरन उत्पादन प्रक्रिया में करता है। ऐसा नहीं कि जल का उपयोग सिर्फ मनुष्य अपने ही लिए कर रहा, कपड़ा धोने, खाने पीने, उसके अलावा भी कुछ करता है। जैसे जल कृषि उद्योगों, बांधों, जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि जल से हम लोग क्या करते हैं? कृषि मतलब जो भी एग्रीकल्चर का काम है उसमें भी करते हैं, उद्योग में भी है, और बांध के रूप में डैम में, जितना आप नाम, बहुत सारा डैम का नाम सुनेंगे, वो एकत्र करके जल से क्या करते हैं? बिजली उत्पादन भी करते हैं। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल आपूर्ति की कमी मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती हुई मांग, बढ़ती हुई नगरीकरण और बेहतर जल जीवन स्तर है। क्या कर रहे हैं कि आज हम कई देशों में, कई शहरों में आप सूखा का सामना करते हुए लोगों के बारे में सुना होगा। इसका सबसे बड़ा क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भोजन और नकदी फसलों की मांग की बढ़ती मांग, यानी ऐसे फसल जिससे हम अपना बिजनेस बढ़ा सके, इस फसल के मांग और बढ़ती नगरीकरण बढ़ने के कारण हम धड़ल्ले से पेड़ काटते जा रहे हैं और वहाँ पर रोड बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण भी क्या हो रहा है कि ये सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न होते जा रही है। हम अपने जीवन स्तर को बेहतर तो कर रहे हैं, इसके लिए पेड़ काट रहे हैं और लंबी लंबी सड़कें बना रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि इससे हमारा जल स्तर खराब हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरेली पास में तालुकों में पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहाँ जल का भी बाजार लगने लगा है, और अगर हम लोग भी इसी तरह जल का बर्बादी करते रहें तो ये आपको जगह जगह में सुनने मिलेगा। जल की उपलब्धता की समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीकी, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग में, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग में और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार के जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग जल स्रोतों को संदूषण के कारण भी अभाव होता है। हम जिस तरह से जल का ये सब ऐसे क्षेत्र है जहाँ पहले से ही जल की कमी महसूस हो रही है, और फिर हम ये जल की समस्या और ज़्यादा बढ़ते जा रही है, क्योंकि हम लोग जल को प्रदूषित कर रहे हैं और जल को सही से उपयोग नहीं कर रहे। ये कारण भी जल का अभाव हो जाता है। जल संसाधनों का संरक्षण। अब हम जल संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ये देखिए, ये क्या बोल रहा है? यमुना नदी में वहित मल औद्योगिक बहिर्वाह एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो गई है। ये यमुना नदी जो कि दिल्ली में है, और वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह के कारण, और सभी अपने जो भी जल है ये यमुना नदी को इस तरह से गंदा कर दिए हैं। यहाँ आदमी पीने तो छोड़, नहाने लायक भी पानी नहीं बचा है। जल संसाधनों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं? आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना बड़ी समस्या बन गई है। जिस तरह हम लोग जल को प्रदूषित कर रहे हैं, उस तरह से ये समस्या तो आम बात हो गया। इसे छीन होने संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल की नवीनीकरण संसाधन है, इसको जल को कैसे हम संरक्षण करें, कैसे बचाएं, कैसे प्रदूषण होने से बचाएं, इसके लिए एक कदम तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। तथापि इसका
इसका अति उपयोग और प्रदूषण से इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं और अशोधित या आंशिक रूप से शोधित महित वल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक बहिष्कार जल के प्रमुख प्रदूषक है। जल का प्रदूषण होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या करते हैं, जो भी हमारे जो फैक्ट्रीज वगैरह से जो भी रासायनिक चीज़ आ रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, नदी वगैरह झील तालाब वगैरह में बहा दे रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में नली है, नाली को जोड़ दिया गया है तालाबों से, नदियों से, जिससे मल मूत्र वहाँ तक बह के जाते हैं और पानी को गंदा कर देते हैं। इसे शामिल नाइट्रेट धातु व पीड़ानाशी जल को प्रदूषित कर, इनमें से तो अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण के कारण होते हैं, जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते। इन प्रदूषकों को जल निकायों को छोड़ने से पूर्व बाह्य सत्रों उपयुक्त विधि से संशोधित करके प्रदूषित नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम इस गंदे जल को, ये सब जितनी भी गंदगी हम जो नदी में डाल रहे हैं उससे पहले, हम छोड़ने से पहले हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषकों को जल निकाय छोड़ने से पूर्व बाह्य को उपयुक्त विधि से संशोधित कर लें। मतलब उपयुक्त विधि से जितने भी कचरा उसको साफ कर लें, रासायनिक पदार्थों को हटा लें, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, जल को प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मद्द करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहणीय पृष्ठ प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्रों को स्प्रिंकलरों में सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण से अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि उपयोगी होता है। सिंचाई की इन विषयों को अपनाकर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम जो सिंचाई की विधि हो या फिर अलग अलग तरीक़ों से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, हम वन और वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते, कैसे, रोड वगैरह बना करके ये सब करते। लेकिन हम भूमिगत जल को पूरित कर सकते हैं कैसे, हम अपने छत पर ऐसा कुछ व्यवस्था करें जिससे जल भूमि तक जाए। इसके पहले बहुत सारा टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी आया था कि जल को हम कैसे छत, बारिश के पानी को बचाया जा सके। और जल को हम जो भी खेती वगैरह के लिए जो भी नहरों का उपयोग कर रहे हैं वो ठीक से पक्का करें ताकि पानी सीधे आराम से आ जाए, और जहाँ जितना ज़रूरत है वहीं उतना ही पानी करें। रिसाव और वाष्पीकरण होना जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के इस स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी होता है। अगर हम नीचे से अगर डायरेक्ट जल को छोड़े तो वह जल बहुत बर्बाद कर देता है। उससे अच्छा हम इस स्प्रिंकलरों के माध्यम से जल का सिंचाई करें और वाष्पीकरण के अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई को ड्रिप अथवा टपकन विधि द्वारा उपयोगी होती है। और इस तरह से हम सिंचाई को विधि को अपना करके बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, अपने घरों की छत पर वर्षा जल को एकत्रित कर इसे जल संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादों को उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा एक दौर में 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। क्या बोलते हैं कि आप जानते हैं कि हम जो वर्षा के जल को जो हमारे छत पे गिरते हैं उसे हम बचा सकते हैं, और 2 घंटे के अंदर ही 8 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। 8000 लीटर जल हम 2 घंटे में बचा सकते हैं। प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन। प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन। अब हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तस्थली प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनियों की वस्तु को देख देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना एक थैला हाथ में उठा उत्साह से कहा, ये सुंदर हैंडबैग है। इस अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये जूट से बना हो। क्या आपने टोकरियों, दीप, कुर्सियों और आदर्श प्रदेश प्रचुर मात्रा में पैदा किया है। रस्सी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित था। ये खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया। रेशम रेशमी कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए हैं कि पौधे
अनेक विभिन्न उत्पादन करते हैं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। एक क्या बोल रहा है कि एक प्रदर्शनी लगाया गया है और उसमें क्या क्या है, विभिन्न प्रकार के जो कि पौधों से बनाए हुए पौधों के बाँस से बनाई हुई टोकरियाँ, कुर्सियाँ, लकड़ी से बनाए हुए बेत, ये सारा चीज़ उसमें रखा हुआ है। और एक तो बहुत ही सुंदर स्कार्फ जो रेशमी दिखती है, तो वो अध्यापिका बता रही है कि पता है ये कैसे बनाया जाता है, ये रेशम के कीड़ों से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये रेशम के कीड़े को यहाँ पर दिखाया गया है। प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जीवमंडल कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जीवमंडल किसे कहते हैं, तो जीवमंडल किसे कहते हैं? जीवमंडल प्रकृति, वनस्पति, हम वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के जुड़े एवं सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जीवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। यहाँ एक से क्वेश्चन बन सकता है कि परितंत्र किसे कहते हैं, तो परितंत्र में क्या होता है, सभी जातीय जीवन एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं, हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। इसी जीवन आधारित को तंत्र को हम लोग परितंत्र कहते हैं, जो एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित है। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। ये तो हम लोग बचपन से ही सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमारे इमारती लकड़ी देती है, प्राणियों को आश्रय देती है, ऑक्सीजन उत्पन्न करती है जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेलका के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह से सहायता करते हैं और हमें फल, लैक्टस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं जो आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। ये तो जान ही रहे हैं कि जो भी पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए एक बहुमूल्य संसाधन है। सबसे अधिक तो हम जिस चीज़ से जीवित ऑक्सीजन, ये भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। और हमें गर्मियों के दिन में छाया, और तरह तरह के पेड़ पौधों से हम औषधि, फल और अलग अलग दवाएं बनाते हैं, मिट्टी के जड़ को पकड़ के रहते हैं। इसलिए पौधे हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, पौधा असंख्यक उपयोग है, उनमें से आप कुछ जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पंछी, कीट, जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हम दूध, मांस, खाल और ऊन की प्राप्ति होती है। ऊपर से हम लोग पढ़े वनस्पति, वन्य प्राणी भी हमारे कई तरह के उपयोग होते हैं। जैसे हम गाय से दूध लेते हैं, भेड़ बकरियों का मांस खाते हैं तथा उसके खाल का स्वेटर बनाते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, फूलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने का कारण का एक अपमार्जक है, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। परितंत्र को संतुलन बनाने के लिए सभी, चाहे कोई प्राणी छोटा हो जाए, कोई पंछी बड़ा हो, सबका अपना अपना कुछ योगदान है। यहाँ पर एक देखिए क्या लिखा हुआ, क्या भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिक एब्सिविन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। यहाँ पर एक घटना घटी थी। पशुओं पर इस औषधियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किए जा रहे थे तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध का प्रजनन और प्रयास किए जा रहे थे। प्रकृति, वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। वनस्पति किस चीज़ पर मुख्य रूप से निर्भर करती है? तापमान और आर्द्रता पर। विश्व की वनस्पति मुख्य प्रकार के 4 भागों में रखा जाता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुड्रा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि वनस्पति जो है वो किस पे निर्भर करती है? वहाँ के तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। अब मुख्य रूप से कौन कौन वन होते हैं? घास स्थल, गुल्म और टुड्रा।
भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं और इस प्रकार के वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी संघनता कम हो जाती है। जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ पर विशाल भारी वृक्ष उग जाते हैं और जहाँ आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वहाँ विचारों की जो संघनता है वो कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष घास उगती है, जिनमें विश्व के घास स्थलों का निर्माण होते हैं। और कम वर्षा वाले में शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ गुल्म उगते हैं, जैसे कि राजस्थान वगैरह में। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ी गहरी होती है और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए पेड़ों की पत्तियों में कांटेदार मोमी सतह वाली होती है। शीत और ध्रुवीय प्रदेशों में टुड्रा वनस्पति मांस और लाइकेन सम्मिलित होती है। शीत जहाँ पर ठंडा प्रदेश होता है वहाँ जो बहुत ज़्यादा वहाँ टुड्रा वनस्पति उगते हैं और जहाँ बहुत अधिक बारिश होता है वहाँ घने वन उग जाते हैं और जहाँ बहुत कम बारिश होते हैं वहाँ कटीली झाड़ियों के रूप में उगते हैं और उनकी झाड़ियों में, उनके पौधों में कांटे होते हैं जहाँ वर्षा कम होती है, जैसे राजस्थान वगैरह। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व के जितने लोग थे इस समस्या में उनकी अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या, पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों को विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए और विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो गया। इस तरह से बहुमूल्य संरक्षण के लिए तुरंत आवश्यकता है। जिस तरह से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण हम जिस तरह से पेड़ को धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं बिना सोचे समझे, आगे ये अभी हम लोगों को बहुत जल्दी संरक्षण की आवश्यकता है। स्कूल में छात्रों द्वारा वन पे बनाया गया कोलाज है। यहाँ पे देखिए एक वन से हमें क्या क्या मिलता है उसका चित्र बनाया हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ, द वर्ल्ड ऑफ द डीप द ओपन वेयर विल बी गो व्हेन द गॉन। अगर वन भी ना रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। वन हमारी संपदा है और पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र में अनुरक्षित रहते हैं। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्रकृति आवास नष्ट हो सकते हैं। क्या बोल रहा है कि वन हमारी एक बहुमूल्य संपदा है और ये क्या करते हैं, ये जंगली जंतुओं को आश्रय देते हैं और ये ऑक्सीजन, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखते हैं और ये परितंत्र को सुरक्षित रखते हैं। और जिस तरह से हम मानव हस्तक्षेप कर रहे हैं और जंतुओं को प्रकृति आवास को नष्ट कर रहे हैं, बहुत ही जातियाँ असुरक्षित अथवा संकटपन हो गया है। जिस तरह से धड़ल्ले से हम पेड़ काटे जा रहे हैं, इसमें हमारी बहुत सी जातियाँ, बहुत से जो जानवर हैं लुप्त के कगार पे आ गए हैं। वनमूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दवा नल, भूसंखलन, ये कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है। और ये सब क्या है, ये सब कुछ प्राकृतिक कारक है और कुछ मानवीय कारण है जो कि हम इंसानों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो रहा है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकृत शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिसमें कुछ प्रजातियां खास है। सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार में वर्षा प्रचुर मात्रा में क्षति। यहाँ एक चित्र वह जो सुनामी के बाद किस तरह से वन में क्षति हुई है, यहाँ पे आप एक चित्र में देख सकते हैं। देखिए, ब्लैक बल्ब को सुरक्षा की आवश्यकता में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सिंगों में एकत्रित गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकृत शिकार किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या आते हैं, जंगली जानवरों के मात्र उनको घर में सजाने के लिए उनके सिंगों को लाया गया है और उसको मतलब अलग तरीके से, इनलीगल तरीक़ों से इन लोगों का शिकार गया है। इसमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, यहाँ पर आपको एक ब्लैक बग का फोटो भी देख रहा हो जिसमें सिंग काफ़ी इनकी लंबी लंबी हैं। धरियाई घोड़ा, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है, जो कि ये बहुत ही कम बचे हैं, लुप्त के कगार पे। इसमें कुछ है भी या कुछ कम बचे हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन जीवन अभयारण्य, जीव मंडल नीचे हमारी प्रकृति, वनस्पति और वन जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों आदि के संरक्षण में मूल्यवान संसाधन नष्ट होने के लिए बचाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक पेपर दिया हुआ है जो कभी
बहुत टाइप के न्यूज़ दिया हुआ है जो कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में है। अब हम आते हैं क्रियाकलाप। यहाँ कुछ क्रियाकलाप है, वो आप देख लीजिएगा क्या क्रियाकलाप करना है। कि देखिए, समाचार और ज्ञात कीजिए दावानल प्रजाति के थड़ित के कारण क्या हुआ, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस कैसे उष्मा के कारण आग लग गए स्थानिक लोगों का, ये क्रियाकलाप है, इसको आप देख लीजिएगा। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या की भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व में के अनेक भागों में मनुष्य को अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्रकृति आवासों में उथल पुथल कर दी है। लोग अपनी सुविधाओं के लिए क्या कर दिए हैं, जो जानवर जंगलों में रहते थे उनको पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिए। अनेक पंछी जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण वो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पे है। प्रादेशिक समुदाय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वन की वन महत्व प्रोत्साहित करने चाहिए। स्कूल के बच्चों को पंछी देखने प्रकृति कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो विभिन्न जातियों को निवास का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पंछियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने पर विरुद्ध के भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग, अमोर को मारना अवैध है। इन बहुत सारे जानवरों को इनलीगल तरीके से शिकार करने के लिए लुप्त के कगार पे आ गए हैं। इन लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है और हमें वन्य जीवों के बारे में बच्चों को जानकारी देना, उनसे प्रोत्साहित करने के लिए वैसे कैंपों के द्वारा प्रकृति कैंपों में ले जाना और उन्हें प्रोत्साहित करना कि ये जानवर देखिए कम बचे हैं, इनको और बचाए रखने के लिए हमें वन लगाना चाहिए और इन्हें सुरक्षित करना चाहिए। इन लोगों का शिकार नहीं करना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके निवास स्थान को भी अवलोकन कराने के लिए ले जाना चाहिए। अब बहुत से देशों में क्या कर दिया है कि जो ऐसे जानवर जो विलुप्त के कगार पे हैं वो पूरी तरह से उनके शिकार को बैंड कर दिया गया है। भारत में भी शेर, चीता, हिरन, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध घोषित कर दिया गया है। भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। मोर के पंख को लोग बाजार में बेचते हैं और मात्र कुछ पैसों के लिए उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी ICIRTC द कन्वर्सेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इट इशू ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिससे कि प्राणियों की पंछियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई और इस सूची में दिए गए पंछियों और प्राणियों का व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। अब पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। कुछ यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITECS लाया गया जो कि कुछ खास कर्म के जानवर जो कि लगभग विलुप्त के कगार पे पंछी, उन पे क्या कर दिया गया है, पूरी तरह से उनके व्यापार और शिकार को प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया है। और प्रत्येक प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यहाँ पर आपको चीतलों का झुंड दिखाई दे रहा है, कितने प्यारा लग रहे हैं। यहाँ देखिए ये कांचीरंगा उद्यान में हाथियों का झुंड। जीवमंडल निश्चय ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंधित पक्षकार ने इरादे से बनाया गया है। क्या आप जानते हैं CITECM द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन, प्राणी एवं पौधों के नमूनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन पर कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियों की, पौधों पे 28,000 जातियाँ रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्कटिक एल्वा इसके कुछ उदाहरण हैं। ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। Thank you for watching.